Internal trade is also called as the home trade. We can also call it as home trade or internal trade because it takes place within the boundaries of a country. Trade is buying and selling of goods for profit and on the basis of the geographical area, international and internal. Now, इंटरनल के अंदर हम अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं. That means there can be people who will be dealing in bulk items. मतलब सीधा मैन्युफैक्चरर से सीधा फार्मर से खरीदा एंड देन चंक्स में दे आर सेलिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. दैट इज अ सप्लाई चेन. हम उसको जो है सप्लाई चेन के अंदर लेकर आते हैं. सप्लाई चेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. जब आप लोग MBA वगैरह करोगे ना तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ज़रूर पढ़ोगे. मतलब दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका. फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द फार्मर, देन इट गोज़ टू द होलसेलर, देन इट गोज़ टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन इट गोज़ टू द रिटेलर एंड फाइनली द कंज्यूमर. सो जो इंसान पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरर से इन अ लार्ज क्वांटिटी खरीदता है एंड देन ही सेल्स इट आउट, रीसेल इट, and it is also called as the intermediate. Why? Because he is not using it, he is selling it again. Wholesaler खरीद कर अपने पास नहीं रखेगा, he is going to sell it to the retailer. Now wholesaler is a bridge, he is in between the manufacturer and the retailer. वो दोनों के बीच का है. Therefore, he is going to give services to wholesaler also and to retailers also. आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है directly or indirectly that what are the services a wholesaler gives to retailers. Now एक wholesaler के नीचे बहुत सारे retailers होते हैं. नॉर्मली जो होलसेलर होता है वो एक या दो स्पेशलाइजेशन का सामान रखता है, ज़्यादा नहीं रखता है. दिस इज बिकॉज उसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी. तो मे बी ही इज कीपिंग, अगर वो पल्सेस रखता तो एवरीथिंग माइट बी इन पल्सेस. अगर वो ग्रेन्स रखता तो मे बी 1 or 2. नाउ ही गिव्स सम सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर जिससे वो खरीद रहा है एंड सम सर्विसेज टू द रिटेलर. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट द सर्विसेज ही गिव्स टू मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर से ही इज गोइंग टू बाय इन बल्क. यानी कि मैन्युफैक्चरर को पता है कि मेरे नीचे अगर 100 होलसेलर्स हैं तो दे आर गोइंग टू बाय दिस मच ऑफ अमाउंट इन बल्क. तो दैट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब वो ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे नो. मतलब उनके पास तो दे गेट द डिमांड ना. उनको तो होलसेलर से डिमांड आता है कि हाँ वी नीड इतना, हमारा लास्ट ईयर का इतना सेल है तो वी नीड दिस मच. तो दैट मीन्स बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट द मैन्युफैक्चरर विल बी प्रोड्यूसिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. तो दैट मीन्स दे आर facilitating large scale production. Secondly, now when they are buying the things, तो they are bearing the risk also. अगर मान लीजिए कि there is a change in anything in the external factors, environmental factor, government policy, social factors, the जो wholesaler है उसने तो खरीद के रखा हुआ, the inventory may go waste. He also provides financial assistance. He provides it both to retailers as well as to the manufacturer. कई बार क्या होता है, he may be giving it in advance. जो हम लोग ट्रेड क्रेडिट पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर, वहाँ पर ये दिस इज इम्प्लीमेंटेड. ही कैन गिव इन एडवांस. वो एडवांस दे सकता है. हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर नया हो तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है. देन नाउ मैन्युफैक्चरर्स, जैसे मैंने आपको कहा देयर इज अ सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर का जो इंटरैक्शन होता है नॉर्मली इट इज़ विद द रिटेलर्स, बट रिटेलर्स पास दोज
कमेंट्स टू द होलसेलर एंड होलसेलर उस एक्सपर्ट एडवाइस को देता है बेस्ड ऑन हिज ओन, उसके जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो बताता है व्हाट आर द चेंजेस इफ सम कंपटीशन इज देयर। हो सकता है एक होलसेलर उसको दे रहा, दूसरा उसको और कम में दे रहा हो। देन ऑल्सो अब मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है ये कंज्यूमर को या फिर रिटेलर को कैसे पता लगेगा? ही हेल्प्स इन द मार्केटिंग, यानी कि वो सामान को, कौन सा सामान लोगों को पसंद है एंड कितना पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ रेंज दे वांट, all the kinds of marketing. Then advertisement, not the TV advertisement but the advertisement on a other basis, he can do it. Then this goes on, ये chain आपका चलता रहता है। मैन्युफैक्चरर अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखता, ही सेल्स इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, इट इज़ द होलसेलर, वो आगे उसको सेल आउट करता है, स्टोरेज फैसिलिटीज। Now, the same wholesaler might be helpful to the retailer also. एक तरफ उसने मैन्युफैक्चरर को ये सब दिया तो दूसरी तरफ वो रिटेलर को देता है। Now, retailer is going to buy only in chunks. वो थोड़े थोड़े मात्रा में खरीदेगा। He is not going to buy in bulk. क्यों? क्योंकि wholesaler is dealing with limited range of products. Whereas retailer जो होता है he deals with a number of products that are sold in that area. अगर आप किसी जनरल स्टोर में जाओगे तो आप देखोगे उनके पास साबुन भी होगा, उनके पास नोटबुक भी होगा, उनके पास पेन भी होगा, उनके पास हर वो चीज़ होगी। सो नाउ इफ द रिटेलर कैन नॉट बाय एवरीथिंग इन बल्क, तो वो तो थोड़े थोड़े से लेकर आएगा। ये होलसेलर है जो कि इंश्योर करता है दैट दोज गुड्स आर अवेलेबल व्हेन द रिटेलर कम्स टू बाय देम। एंड देन अगेन द सेम ट्रेड क्रेडिट, होलसेलर को भी दे सकता है, ही मे गिव द एडवांस, एंड रिटेलर को वो दे सकता है ट्रेड क्रेडिट, यानी कि पहले बेचो बाद में पैसा दे दो, दैट कैन बी देयर। देन ही गिव्स देम द मार्केटिंग सपोर्ट। नई चीज़ आती है, जैसे रिटेलर से डिमांड लेकर होलसेलर को देता है, वैसे होलसेलर अगर कोई नई चीज़ बनाता है तो उसको जो है रिटेलर तक पहुंचाकर न्यू सब, मतलब कि जो न्यू चीज़ें आती हैं उनको बाहर लाने में मदद करता है। समटाइम्स ही मे हेल्प इट आउट इन कियोस्क वगैरह जमा करने में भी। देयर आर मेनी होलसेलर्स जो कि अपने रिटेलर्स को हेल्प करते हैं, उनके दुकानों में आकर कियोस्क सेटअप करते हैं जिससे कि रिटेलर्स उन चीज़ों को बेच सकें। Then he provides the specialized knowledge. Why? Because as I said, wholesaler is dealing with only one or two kinds of products, whereas retailer के पास बहुत सारे products हैं। तो किसी भी product के मतलब कि कोई specialized services होती है तो that can be passed on. I'm talking about the grains, I'm talking about the FMCG products, but you also have the electronic products, you also have the plastic products, you also have other products. Garments हैं आपके, तो that can be passed on. Now, this is the first supply chain के अंदर manufacturing से हमारा पहला आता है wholesaler. Now the second person who comes into is wholesaler के बाद जो है वो है आपका retailer. Now who is a retailer? Retail. It consists of two words, retail, यानी कि the one person जो कि लेकर in less quantity from the wholesaler who sells it to the consumer. ये वो आदमी है जो कि कंज्यूमर को सेल आउट करता है। तो दैट मीन्स wholesaler is standing between manufacturer and retailer is standing between the wholesaler and consumer. So that is why I said supply chain. तभी मैंने आपको कहा था supply chain. This is how the supply chain goes from the manufacturer till the consumers.
नाउ what he gives, मतलब वो क्या देता है retailers for the consumers. He is the one who ensures कि जो सामान है that is continuous. Sometimes he may be having small warehouse जहाँ पर वो सामान को रख कर, मतलब if he is able to, he may be keeping the warehouse जिससे कि आपका continuity बना रहे. Then जो आपके नए सामान आते हैं, those new products, he may even sell it out by giving them the benefits. Sometimes जो आपके रिटेलर्स होते हैं, दे इवन गिव ट्रेड क्रेडिट्स, मतलब क्रेडिट देते हैं उनको वो अपने सामान लेने कंज्यूमर्स को. दे मे इन्फॉर्म देम अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स, देन एक्सचेंज, सेल सर्विसेज. These are given only by the retailers. It is not given by the wholesalers, क्योंकि उनको जो है कंज्यूमर के साथ में they have to keep the balance. तो sometimes they go अपना प्रॉफिट कम करके, sometimes they may sell out the things on discount also. On the other hand, they are also providing some services to the manufacturers. They are the one जो कि मैन्युफैक्चरर को एंड होलसेलर को बताते हैं व्हाट इज़ द कंज्यूमर्स डिमांड, मतलब वो सप्लाई चेन के अंदर उस एरिया में है जहाँ पर दे आर एबल टू फाइंड आउट द चेंजिंग कस्टमर्स डिमांड. किसी चीज़ की कभी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, सो दे आर द वन जिसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्शन को प्लान आउट करता है. देन दे ऑल्सो गिव, मतलब कि दे आर द वन हु ensure कि जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का प्रोडक्ट है दैट इज़ रीचिंग टू द कंज्यूमर, एंड जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस है, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड है, वो हमेशा रहता है. सो दैट मीन्स इन द चेन मैनेजमेंट, inside an internal trade, we have the wholesalers. मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे आर द वन हु आर प्रोड्यूसिंग. हम उनको मैन्युफैक्चरर के नाम से, प्रोड्यूसर्स के नाम से, फार्मर्स के नाम से जान सकते हैं. देन द सेकेंड वन हु कम्स इन दिस चेन इज आपका होलसेलर. देन द थर्ड वन हु कम्स इज इन रिटेलर. कभी कभी क्या होता है बेटा, किसी किसी प्रोडक्ट में, और कभी कभी दिस इज अबाउट द कंपनीज पॉलिसी, दे मे इवन कीप वन मोर, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर कम्स समवेयर होलसेलर के ऊपर आता है. मैन्युफैक्चरर अपने नीचे 4 डिस्ट्रीब्यूटर रख देगा कि हाँ अगर उनका सामान बहुत ज़्यादा है, दे आर अ वेरी लार्ज कंपनी, नॉर्थ का डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ का डिस्ट्रीब्यूटर, ईस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन लेटर ऑन व्हाट दे विल डू इज उस डिस्ट्रीब्यूटर को वो लोग जो है दे विल बी गिविंग, एंड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा. So that is one portion, but more or less आजकल तो most of the companies are also having their own website through which you are able to buy. आजकल जो है B2C, then आपका direct to consumer, D2C, ये सब जो है they are all becoming very popular. Now in wholesale के अंदर तो हमारा कोई type of retail trade नहीं होता, but in टाइप ऑफ रिटेल के अंदर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटेलर्स, मतलब अलग अलग चीज़ वो बेचता है. समटाइम्स यू माइट बी सीइंग जो हमारे घर के बाहर सब्जी वाला है वो भी रिटेलर ही है, जो मोची है वो भी रिटेलर ही है, जो वॉच को रिपेयर कर रहा वो भी रिटेलर ही है. एक स्टोर, मतलब कंपनी ने ही अपने अलग अलग जो है स्टोर्स रखे हुए हैं, वो भी रिटेलर ही है. छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जिसमें आपके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, एंड एक एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, वो भी आपका रिटेलर है. जहाँ कंज्यूमर जाता है एंड ही इज़ एबल टू बाय, दैट ऑल कम्स अंडर द रिटेल मैनेजमेंट. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल ट्रेड, सबसे पहले हमारे आते हैं आइटिनरेंट. आइटिनरेंट का मतलब हो जाता, मतलब द मीनिंग ऑफ आइटिनरेंट इज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आइटिनरी का मतलब हो जाता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो अलग अलग जगह. तो आइटिनरेंट्स होते हैं जो अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह
घूम घूम के बेचते हैं. ऑल द सब्जी वालाज, ऑल द पीपल हु मूव विद देयर, जो उनके पास अपना ठेला होता है विद देयर, they are all the vendors who move from one place to another. Then you may be having the fixed shops. उनकी अपनी चाहे छोटी दुकान हो चाहे उनकी अपनी बड़ी दुकान, दोनों आपके जो है they are all itinerants. Now, sorry, fixed shop. Now in the itinerants, मतलब अगर हम लोग itinerants बोलते हैं तो कौन कौन itinerants माने जाते हैं? The hawkers, the peddlers. Peddlers मतलब the one who moves with their legs. And hawkers होते हैं जो wheeled vehicles में घूमते हैं, वो आपके hawkers हो जाते हैं, ठेला लेकर जो मूव करते हैं. Then you have itinerants के अंदर ही हमारे आ जाते हैं मार्केट ट्रेडर्स. संडे मार्केट, मंडे मार्केट, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपका जो है डिफरेंट लोकेशंस में फिक्स्ड डेज में जाकर बेचते हैं. They don't have their own shops. They will be selling out their stocks, their inventory in the local markets on fixed days. जैसे आपका दिलशाद गार्डन के अंदर ट्यूसडे मार्केट लगता है, झिलमिल में मंडे मार्केट लगता है, देन आपका जीटीबी में थर्सडे मार्केट लगता है. सो दे वुड बी सेलिंग आउट देयर प्रोडक्ट्स इन दीज एरियाज. देन आपके आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेवमेंट वेंडर्स, यानी कि जो हमारे उसका नाम क्या है, उसमें स्ट्रीट के ऊपर बैठा रखा उन्होंने, सब्जी वाले वगैरह बैठे रहते हैं, दे आर ऑल. देन चीप जैक्स means they may sit in one place. Mochi, the cobbler, you may see that he might be sitting in one place for 2-3 months, फिर वो वहाँ से चला जाएगा. ऐसे ही आपके वॉच मेकर्स होते हैं, they are all cheap jacks. They are all called as itinerant because they don't have a fixed shops. The next is fixed retail shops. ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, छोटे भी बड़े भी. नाउ अंडर फिक्स्ड वी हैव द जनरल स्टोर्स. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इन द जनरल स्टोर्स यू विल बी हैविंग द बुक्स ऑल्सो, यू मे बी हैविंग द पेन ऑल्सो, यू मे बी हैविंग द टूथपेस्ट ऑल्सो. मतलब आपको हर छोटी छोटी चीज़ें जो डे टू डे में मिल चाहिए वो सब मिल जाता है. हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे हो जाते हैं. देन ये आपके उसमें नहीं है बट आई एम जस्ट डूइंग इट. सिंगल लाइन शॉप्स. सिंगल लाइन का मतलब हो जाता है सिंगल प्रोडक्ट. मतलब बुक्स है तो सिर्फ बुक्स, सिर्फ बुक्स. कंप्यूटर है तो सिर्फ कंप्यूटर. देन इज स्पेशलिटी, मतलब अंडर बुक्स ऑल्सो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स. बुक्स है तो बुक्स में तो सब कुछ आ जाएगा. मैगजीन इज ऑल्सो अ बुक. आपका सीटीईटी के लिए भी बुक्स हैं, आपके 10th और 12th के लिए भी बुक्स हैं, तो ऑल आर बुक्स. लेकिन डीलिंग ओनली विथ एनसीईआरटी, वो स्पेशलिटी. स्टेशनरी स्पेशलिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टेशनरी होगा. लेकिन अगर हम कहते हैं कि सिंगल लाइन है और आपका जो है यू आर हैविंग शूज़, तो हर तरीके के होंगे, लेकिन सिर्फ मेन शूज़ है तो वो स्पेशलिटी. देन स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जो आपके ये आनंद विहार या फिर जो आपके प्लेटफॉर्म्स वगैरह में बैठे रहते हैं. देन वी ऑल्सो हैव सम सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, जहाँ आपके कंपनी के मतलब सेकेंड हैंड या यूज्ड गुड्स जो है वो मिलते हैं. देयर आर नाउ हमारे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव departmental stores. In large, in small we have general stores, and general just the introduction. Whereas in the fixed shop large retailers we have departmental and chain stores. बाकी हमारे अभी नहीं है. वैसे तो अगर हम लार्ज स्टोर कहते हैं तो डिपार्टमेंटल, सुपर मार्केट, आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, चेन स्टोर्स, ये सब आपके बड़े होते हैं. Why? Because they are dealing with a variety of products and wide range of companies होती हैं.
लार्ज रिटेलर्स के पास, उनके पास जो इन्वेंट्री होगी वो भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होगा आपका, एंड एरिया भी आपका बड़ा होगा। वेर एज आपके जो स्मॉल शॉप्स होते हैं, जनरल शॉप्स होते हैं, दैट कैन बी देयर इन, मतलब कि कोई अपने घरों के बाहर भी बना लेते हैं, या स्मॉल शॉप्स, they may not be having their own inventories, they may not be having their own godams. Now when we come to the fixed shop in the large retail sector, सबसे पहला हमारा आता है departmental stores. The word departmental मतलब हो जाता है department. We have number of products. अगर हम consumer goods लेते हैं, कंज्यूमर में हमारा ग्रॉसरी है, हमारे क्लोथिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फुटवियर है, ज्वेलरी है, टॉयज़ हैं, स्टेशनरी है, मतलब these can all be divided under different departments, and then we can sell those to satisfy the consumer's need. नॉर्मली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, दे आर सेंट्रली लोकल। अगर आप लोग मतलब इफ़ यू लुक इनटू द वेस्टर्न कल्चर, वहाँ पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर से बहुत 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 अलग होता है। हमारे यहाँ तो अगर मैं कहूँ कि बिग बाज़ार इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इट्स ओके, वी कैन से हम उसको बिग बाज़ार मॉल वगैरह कहते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टोर which is located in a central place जहाँ पर लोग जो हैं they are able to approach. Then it has many services. मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही you will be having the restaurant services, you may be having the टॉयलेटरी सर्विसेज आपके पास जो है वो, मतलब इस तरीके। इनमें क्या होता है, व्हाट दे डू इज, व्हाट इज द मतलब कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है, दे बाय फ्रॉम द, समटाइम्स दे मे बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, एलिमिनेट कर देते हैं वो लोग मिडिल मैन को, और दे में सेल इट आउट ऑन अ लोअर प्राइस. They may not go to the wholesaler, they may directly buy it and they may sell it out. So डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आपके कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं, दे आर ओन्ड बाय बिग कॉरपोरेट्स. सो दे हैव अ कंपनी स्ट्रक्चर. जो आपका उनका स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज दैट इज़ मैनेज बाय अ कंपनी. तो उनकी जो परचेसिंग होती है वो आपकी सेंट्रलाइज होती है. सेंट्रलाइज का मतलब हो जाता है एक ही जगह से मेन जो उनका कॉरपोरेट होगा वही खरीदेगा, एंड देन इट वुड बी डिस्पर्स टू दीज लोकेशंस जहाँ पे ये लोकेटेड हो, जहाँ ये स्टोर्स उनके लोकेटेड हो. Why departmental store is becoming, India के अंदर departmental store was not an old concept. It is in fact a new concept. 1995 के बाद आया. पहले तो लोग पसंद करते थे कि दे आर गोइंग टू द लोकलाइज ग्रॉसरी शॉप एंड दे आर बाइंग, दे आर मतलब कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको, तो थोड़ा सा ये रहता था. बट नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर में आपका रेस्टोरेंट है, देन आपके पास मतलब अम्यूज़मेंट वगैरह के लिए होता है, तो लोगों को ना दैट ऑल्सो बिकम्स अ टाइम ऑफ काइंड ऑफ रीजेन्युइटी. सो विद द डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ होता है वहाँ नंबर ऑफ पीपल आर मोर. दे because they are buying it directly from the manufacturer and they are buying it in bulk, तो उनका economy of large scale होता है. एंड ऑल्सो दे हेल्प इन द प्रमोशन. नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग अपने सामान को सजा के रखते हैं. समटाइम्स दे मे बी गिविंग यू सम ऑफर्स ऑल्सो, समटाइम्स दे मे बी इवन अनाउंसिंग सम ऑफर्स ऑल्सो, लाइक स्क्रैच कार्ड हो गया या फिर कोई कंटेस्ट हो गया, तो दे ट्राई टू अट्रैक्ट द क्राउड मोर. बट येस, एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई इन्वेंट्री लॉस हुआ तो उनका लॉस भी बहुत होता है. यू डोंट, आप छोटी दुकानों में जाते हो तो दे हैव देयर पर्सनलाइज अप्रोच विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स.
द नेक्स्ट आपके पेपर में आता है वो है चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। ये अब हमने जो डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा था ना, उसके अंदर हमारे पास हर वैरायटी के कपड़े होंगे, हर एक कंपनी के होंगे। वी माइट बी हैविंग रिबॉक ऑल्सो, वी माइट बी हैविंग वाइल्डक्राफ्ट ऑल्सो, वी माइट बी हैविंग अदर ऑल्सो। बट इन चेन स्टोर्स इट इज़ ओन्ड बाय वन कंपनी, और वो लोग जो है अपने अलग अलग जो रिटेल शॉप्स हैं वो खोल लेते हैं। लाइक बाटा हैज़ ओपन, मैकडोनाल्ड हैज़ ओपन। नो डाउट मैकडोनाल्ड का जो आपका चेन स्टोर है, इट ऑल्सो कम्स अंडर फ्रेंचाइजी, it also comes under franchisee. But as it is opened by the company to directly D2C, हम बोल सकते हैं, we also call it as D2C, direct to customers. So they all come under the D2C. इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो कंपनी का सीधा ओरिजिनल हमारे पास आता है। बट मोस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे इट नीड्स अ लार्ज एरिया, सो it has to be in a centralized location, whereas आपके जो चेन स्टोर्स होते हैं they can be in a less मतलब कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ वो ओपन कर सकते हैं। like we have McD in दिलशाद गार्डन मेट्रो। सेम जैसा आपका वो है डिपार्टमेंटल, दे ऑल्सो हैव द सेंट्रलाइज कंट्रोल, क्योंकि एक ही कंपनी है तो दे विल बी गिविंग द इन्वेंट्रीज टू दोज एरियाज जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। एक अच्छी बात ये भी होती है कि दे ऑल्सो कैन स्वैप इट, मतलब अगर मान लो कि एक एरिया के अंदर जो है नहीं मतलब बिका है, तो दे कैन टेक दैट इन्वेंट्री एंड दे कैन सेल इट आउट इन अनदर। डिपार्टमेंटल में ये पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली डिपार्टमेंटल वाले क्या करते हैं, दे सेल आउट ऑन डिस्काउंट, दे कैन नॉट शिफ्ट देयर इन्वेंट्री फ्रॉम वन, मतलब कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। वेर एज इन चेन स्टोर इट इज़ वेरी पॉसिबल। मान लो कि मेरा एक जीके में मतलब कि है, मेरा है, इट इज़ मतलब वहाँ नहीं बिक रहा है, लेकिन मेरा जो है दूसरा साउथ एक्स वाला बिक रहा है, तो आई कैन स्वैप, मतलब मैं यहाँ से सामान ले जाकर वहाँ बेच सकती हूँ, और वहाँ जो सामान बिक रहा है उसको मैं यहाँ दे सकती हूँ। तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय द कंपनी। तो इंस्पेक्शंस हो सकती हैं। देन आपके जो है कैश, नॉर्मली कैश सेल्स ही होते हैं, और फिक्स प्राइस होता है, दे डोंट गिव द डिस्काउंट्स एंड दे विल बी हैविंग द सेम डिस्काउंट। अगर दे भी रहे हैं तो अगर आप 4 दुकानों में जाओगे तो चारों के चारों में सेम होगा। मतलब इफ़ यू आर विजिटिंग रेमंड्स एंड दे हैव सेड दे आर गिविंग 10%, तो आप किसी भी शॉप में जाओगे तो दे विल बी गिविंग यू 10%। वेयर इज इन डिपार्टमेंटल स्टोर इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो लोग सिर्फ अपना इन्वेंट्री निकालने के लिए जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में उनका नुकसान हो रहा है या इन्वेंट्री नहीं बिक रहा है वहाँ पर वो देते हैं। सो दैट इज़ हाउ चेन स्टोर इज़ हेल्पिंग इन। नाउ same, it is also having the same kind of advantage that chain store also has number of products but belonging to one company, so they also try to sell it out in economies of scale. As I said, there is a possibility of shifting your inventory from one chain store to another, तो आपके बैड डेब्ट्स की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं, इफ़ द इन्वेंट्री इज़ नॉट सोल्ड देन अल्टीमेटली दे पुट इट ऑन सेल, क्योंकि दे हैव अ बफर पीरियड। उनका एक पीरियड होता है कि इतने दिनों में हमें इतना सामान बेचना है। सो इफ़ दे आर एबल टू, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बिक रहा है, दूसरे में नहीं बिक रहा, तो वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देंगे। बट उसके बावजूद भी वो नहीं बिका एंड दे हैव लेफ्ट आउट, तो देन दे विल गो फॉर द सेल। आप जो मतलब उनका जो है दे वुड पुट ऑन द कंपनी सेल। तो उससे क्या होता है, जो आपका बैड डेब्ट्स है, नुकसान है, वो आपका कम हो जाता है। एंड देन दे आर सेलिंग इट आउट ओनली ऑन द कैश बेसिस, तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं। बैड डेब्ट्स आपके तब होंगे जब आपका जो है क्रेडिट सेल होगा और सामने वाला दे नहीं रहा या सेल आउट नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न दैट दे कैन सेल द थिंग्स इन डिफरेंट लोकेशंस वेयर इट इज़ सोल्ड। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क आपका जो है कम हो जाता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। सो दिस इज हाउ इन द सप्लाई चेन, इन द ट्रेडिंग, we have trade, internal trade, external trade,
इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. Then under the internal trade we have wholesaler and retailers. Wholesalers are only wholesalers, but in retailer we have itinerant, we have fixed shops. Then again under itinerant we have the hawkers, we have the market traders, we have the street traders. Under the fixed shops we have the general shops, single line shops, specialty shops, then departmental and chains too. Baki abhi the rest which is there in the book we are not having right now. जैसे GST that has been cut from your syllabus right now. Then आपका role of chambers of commerce जो था that is also cut. मतलब this is actually, this you should read it, but ठीक है, right now it is cut. That is because when we talk about the business, तो हमारे पास second question आता है कि who is overlooking over these business, because हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट स्मॉल ट्रेड्स, जो स्मॉल बिजनेस है हमारे यहाँ पर, दैट कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड GDP. तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम रूल, सम गाइडेंस दैट शुड बी देयर. तो हमारे यहाँ पर जो है वी आर हैविंग द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स. दे आर द वन जो कि those who are manufacturer, wholesaler, retailer, and they are the bridge between them and the government. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है it is not going to impose unnecessary burden. On the other hand, जो manufacturers हैं they will not be able to practice monopoly. ये एक बहुत बड़ा मतलब कि आई कैन से अ स्टेप होता है. दिस इज़ बिकॉज अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना तो डेफिनेटली ऑल द मैन्युफैक्चरर्स विल बी हैविंग देयर ओन प्राइसिंग पॉलिसीज, ऑल द मैन्युफैक्चरर्स विल बी हैविंग देयर ओन एक्सचेंज पॉलिसीज, दे माइट बी. बट ये जो आपका मतलब कि एक ऊपर एक ऑफिशियल फिगर है दैट हेल्प्स आउट. सो दैट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, when we talk about the business right from the very first chapter जहाँ हमने देखा कि what is the history of business, then we came into the types of business in our country, that is sole trading. तो जो internal trade होता है उसके अंदर आपका sole, then आपका partnership आ जाता है. हाँ, departmental stores में you have a company structure. Departmental में you are having the company structure. Whereas आपके जो होलसेलर्स होते हैं मोर और लेस दे आर इनटू पार्टनरशिप, हिंदू बिजनेस, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. आई हैव पीपल जिनको मैं जानती हूँ दोज हु आर इनटू होलसेलर, बट उनका जो है हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के अंदर आता है बिकॉज वो सब मामा चाचा सब मिलकर करते हैं. मतलब घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं ही इज़ लुकिंग आफ्टर वन. देन जो उनके मतलब उनके जो बाकी बच्चे हैं, अंकल्स जो 4 हैं, वो मतलब 4 अलग चीज़ देखते हैं. है उनका सिर्फ ग्रेन का बिजनेस, बट दे आर डीलिंग विथ, एक नॉर्थ को देखता है, एक साउथ को देखता है, एक ईस्ट को देखता है, एक मतलब कि वेस्ट को देखता है, ऐसे. और उनके जो बच्चे हैं दे आर ऑन टू इन दैट. सो हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस आपका जो है दैट कैन कम अंडर होलसेलर्स. And then for the retailers you can have the sole proprietor also, you can also have the partnership, and then if you are having a departmental store it can go into the company structure. So that's we can see that जो हमने starting में पढ़ा था that in our country we are having these kinds of business. उसके अंदर सोल भी मतलब प्राइवेट के अंदर ये सारे आ जाते हैं, they are also there. Yes, we have internal trade wholesalers in the public sector also. अभी फिलहाल के लिए it is not there in your syllabus, so we are not going to touch it. Then in last वाले में हमने पढ़ा था small business, they are also associated to this. So that is internal trade.